Note: this video is available in Hindi, English, Bengali, and several other languages. To watch it in your preferred language, open the Settings menu in the video player, select Audio Track, and choose your desired language. Have question 1, 2 marks each. Define the following: A. Conjugation, B. Transduction, C. Activators, D. Repressors, E. Regulators arcs. Conjugation, संयुग्मन एक horizontal gene transfer process है जिसमें genetic material एक donor bacterium F cell से recipient bacterium F fan cell में direct cell to cell contact द्वारा transfer होता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः F plasmid तथा sex pilus की सहायता से होती है। DNA का एक strand donor से recipient में जाता है, जिसके बाद दोनों cells complementary strand बनाते हैं। इससे recipient भी F बन सकता है तथा antibiotic resistance genes जैसे genes का प्रसार होता है। Diagram. You can see the code in our conversation history. Answer B. वह प्रक्रिया है जिसमें DNA एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से ट्रांसफर होता है। वायरल रेप्लिकेशन के दौरान फेज गलती से बैक्टीरियल DNA को अपने कैप्सिड में पैक कर लेता है। जब यही फेज किसी नए बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है तो वह DNA उसमें ट्रांसफर कर देता है। यह जनरलाइज तथा स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन दो प्रकार की होती है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्टिवेटर्स एक्टिवेसिटोर्स है जो जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ये डीएनए के प्रमोटर या एनहांसर रीजन पर बाइंड होकर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करने में सहायता करते हैं। एक्टिवेटर्स आवश्यक जीन्स को उचित समय पर ऑन करने का कार्य करते हैं, जिससे सेल एनवायरनमेंट के अनुसार प्रोटीन्स का निर्माण होता है। Answer 1, D. Repressors. Regulatory proteins है बिच करते हैं। ये डीएनए के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होकर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से रोकते हैं। रिप्रेसर्स की एक्टिविटी इंड्यूसर्स या कोरप्रेसर्स द्वारा नियंत्रित होती है। इनका मुख्य कार्य अनावश्यक जीन्स को ऑफ रखना तथा मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करना है। Answer 1, Regulators. Regulatory genes. ऐसे जीन्स या डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो नियंत्रित करते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जैसे एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स बनाते हैं जो सेल के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सिग्नल्स के अनुसार टारगेट जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं। इसलिए रेगुलेटर्स को सेल के मास्टर स्विचेस भी कहा जाता है। आगे से 2 मार्क्स कम से कम 70+ वर्ड्स लिखूंगा। क्वेश्चन 1 के उत्तर छोटे नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न। Question 2, 5 marks. Describe the structural features of eukaryotic mRNA and list any 4 functions. Ryotic mRNA एक mature RNA molecule है जो DNA से genetic information लेकर राइबोसोम तक पहुंचाती है, जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यूकैरियोटिक mRNA की स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक mRNA की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें 5 कैप, 5 in UTR, कोडिंग रीजन, 3 in UTR तथा पॉली ए टेल जैसे विशेष भाग उपस्थित होते हैं। ये सभी mRNA की स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट तथा ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Structural features of eukaryotic mRNA. 1 5-cap synthylguanosine. mRNA के 5 5 एंड पर 7-methylguanosine कैप जुड़ी होती है। ये mRNA को एक्सोन्यूक्लियस द्वारा डिग्रेडेशन से बचाती है तथा राइबोसोम को ट्रांसलेशन प्रारंभ करने में सहायता करती है। 2 5 5 untranslated region, 5 UTR. ये रीजन कैप और स्टार्ट कोडॉन के बीच स्थित होता है। ये प्रोटीन को कोड नहीं करता, लेकिन ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी तथा रेगुलेशन को नियंत्रित करता है। 3 कोडिंग सीक्वेंस सीडीएस ये mRNA का मुख्य कोडिंग भाग है जो ARG स्टार्ट कोडॉन से प्रारंभ होकर स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA पर समाप्त होता है। इसी भाग के कोडॉन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस निर्धारित करते हैं। 4 3 untranslated region 3 UTR यह स्टॉप कोडॉन के बाद स्थित होता है। इसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जो mRNA की स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन तथा डिग्रेडेशन को नियंत्रित करते हैं। 5 पॉली ए टेल mRNA के थर्ड एंड पर लगभग 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की पॉली ए टेल होती है। ये mRNA को डिग्रेडेशन से बचाती है तथा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को बढ़ाती है। Any 4 functions of eukaryotic mRNA genesis information को DNA से राइबोसोम तक पहुंचाती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करती है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है तथा प्रोटीन सिंथेसिस की मात्रा नियंत्रित करती है। मैच्योर mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती है।
Question 3. Explain the mRNA splicing mechanism. Mage group query mRNA sp image पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है जो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इस प्रक्रिया में प्री एमआरएनए से नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स को हटाया जाता है तथा कोडिंग एक्सॉन्स को आपस में जोड़कर मैच्योर एमआरएनए बनाई जाती है। यही मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग होती है। मैकेनिज्म ऑफ एमआरएनए स्प्लाइसिंग 1. फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइसोसोम स्प्लाइसिंग की पूरी प्रक्रिया स्प्लाइसोसोम नामक कॉम्प्लेक्स द्वारा संपन्न होती है। इसमें SNRNPs स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे U1, U2, U4, U5 तथा U6 उपस्थित होते हैं। ये SNRNPs इंट्रॉन के 5 स्प्लाइस साइट GU ब्रांच पॉइंटिंग तथा 3 स्प्लाइस साइट AG को पहचानते हैं। Had to. First transesterification reaction. सबसे पहले U1 SNRNP 5 स्प्लाइस साइट पर तथा U2 SNRNP ब्रांच पॉइंट पर बाइंड करता है। इसके बाद U4, U6 और U5 जुड़कर कंप्लीट स्प्लाइसोसोम बनाते हैं। इंट्रॉन का 5 एंड कटकर ब्रांच पॉइंट एडेनिन के 2OH ग्रुप से जुड़ जाता है। इससे लैरिएट लूप स्ट्रक्चर बनता है। 3. सेकेंड ट्रांसेस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब 3 स्प्लाइस साइट पर क्लीवेज होती है। लैरिएट इंट्रॉन अलग हो जाता है। दोनों एक्सॉन्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर कंटिन्यूअस मैच्योर एमआरएनए बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एमआरएनए। स्प्लाइसोसोम डिसअसेंबल हो जाता है। इंट्रॉन डिग्रेड होकर रिसाइकल हो जाता है। मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट होकर प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। कंक्लूजन। इस प्रकार एमआरएनए स्प्लाइसिंग जीन एक्सप्रेशन की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो इंट्रॉन्स को हटाकर केवल आवश्यक एक्सॉन्स को जोड़ती है। इससे सही फंक्शनल एमआरएनए बनती है तथा सही प्रोटीन सिंथेसिस संभव होती है। 4. 5 marks. Compare and contrast the 3 RNA polymerases. Mage group कंपेरी इमेज क्रिप्शन का कार्य 3 अलग अलग RNA polymerases RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 तथा RNA polymerase 3 द्वारा किया जाता है। तीनों एंजाइम्स की स्ट्रक्चर लगभग समान होती है, लेकिन इनके लोकेशन, प्रोडक्ट्स, प्रोमोटर रिकग्निशन तथा फंक्शंस अलग अलग होते हैं। यही स्पेशलाइजेशन जीन एक्सप्रेशन को प्रभावी एवं नियंत्रित बनाती है। कंपैरिजन ऑफ 3 RNA polymerases. RNA polymerase 1 on मुख्यतः न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। 28S, 18S एवं 5.8S rRNA का सिंथेसिस करता है। अमेनिटिन के प्रति इंसेंसिटिव होता है। राइबोसोम फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RNA polymerase 2, Pol 2 न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित रहता है। mRNA, SNRNA तथा mRNA का सिंथेसिस करता है। अमेनिटिन के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होता है। प्रोटीन कोडिंग जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के लिए उत्तरदायी होता है। RNA polymerase 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। tRNA 5S rRNA तथा U6 SNRNA का सिंथेसिस करता है। अमेनिटिन के प्रति मॉडरेटली सेंसिटिव होता है। ट्रांसलेशन तथा RNA प्रोसेसिंग में आवश्यक RNA मॉलिक्यूल्स बनाता है। की डिफरेंसेस। पोल आई राइबोसोम सिंथेसिस के लिए आवश्यक rRNA बनाता है। पोल 2 प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक mRNA बनाता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण पोलिमरेज माना जाता है। पोल 3 ट्रांसलेशन में भाग लेने वाले tRNA एवं 5S rRNA का निर्माण करता है। तीनों पोलिमरेजेस अलग अलग प्रोमोटर सीक्वेंसेस को पहचानते हैं तथा अलग अलग जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। कंक्लूजन। इस प्रकार RNA polymerase 1 और 3 ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स हैं जो मिलकर जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस तथा सेल्यूलर फंक्शंस को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। Question 5. 10 marks. Give a detailed account on use of antibiotics in understanding protein synthesis and applications in medicine. Antibiotics केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उपचार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को समझने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न एंटीबायोटिक्स राइबोसोम के अलग अलग भागों पर कार्य करके ट्रांसलेशन के स्पेसिफिक स्टेप्स को रोकते हैं। इससे वैज्ञानिकों को प्रोटीन सिंथेसिस के प्रत्येक चरण का अध्ययन करने में सहायता मिली। साथ ही इनका चिकित्सा विज्ञान में भी व्यापक उपयोग किया जाता है। 1. Use of antibiotics in understanding protein synthesis. A. Initiation inhibitors. Streptomycin 30S ribosomal subunit से बाइंड करता है। यह mRNA की सही रीडिंग को प्रभावित करता है। अधिक कॉन्सेंट्रेशन पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने से रोक देता है। इससे ट्रांसलेशन इनिशिएशन मैकेनिज्म को समझने में सहायता मिली। Elongation inhibitors tetracycline 30 सबयूनिट के A साइट को ब्लॉक करता है।
अमीनो असाइल टीआरएनए को राइबोसोम में प्रवेश करने से रोकता है। इससे इलॉन्गेशन प्रोसेस का अध्ययन संभव हुआ। क्लोराम्फेनिकॉल 50 सब यूनिट पर बाइंड करता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इससे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्पष्ट हुई। इरिथ्रोमाइसिन 50 सब यूनिट के एग्जिट टनल को ब्लॉक करता है। राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया को रोकता है। इससे राइबोसोम मूवमेंट का अध्ययन किया गया। सी टर्मिनेशन इनहिबिटर प्यूरोमाइसिन अमीनो एसिड टीआरएनए का एनालॉग है। यह ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है। इससे पेप्टाइड ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझने में सहायता मिली। 2. Applications in medicine. A. Treatment of bacterial diseases. Antibiotics bacterial 70S राइबोसोम पर कार्य करते हैं। ह्यूमन 80S राइबोसोम प्रभावित नहीं होता, इसलिए सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी प्राप्त होती है। अनेक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। बी. ड्रग रेजिस्टेंस स्टडीज। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने में सहायता मिलती है। नई जनरेशन की एंटीबायोटिक्स विकसित करने में उपयोगी है। कैंसर एंड बायोमेडिकल रिसर्च। कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग कैंसर रिसर्च तथा एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करने हेतु इनका अध्ययन किया जाता है। डी. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। लिनेंजोलिड जैसे एंटीबायोटिक्स एमआरएसए जैसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के उपचार में उपयोगी हैं। उचित एंटीबायोटिक सिलेक्शन से इन्फेक्शन कंट्रोल अधिक प्रभावी होता है। ई. साइड इफेक्ट्स। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में 70S जैसे राइबोसोम्स होने के कारण कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोराम्फेनिकॉल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। इससे बोन मैरो टॉक्सिसिटी जैसे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। कंक्लूजन। एंटीबायोटिक्स ने प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन, इलॉन्गेशन तथा टर्मिनेशन जैसे सभी चरणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उपचार, ड्रग रेजिस्टेंस की रोकथाम तथा बायोमेडिकल रिसर्च में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, आगे से पीडीएफ जितना डिटेल्ड आंसर दूंगा। 6 10 marks. Describe the synthesis and functions of mRNA. इमेज ग्रुप क्वेरियो। इमेज में उपस्थित जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण आरएनए मॉलिक्यूल है। ये डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है, जिसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी प्रोसेसिंग, 5 कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनिलेशन होती है। मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस का टेम्पलेट बनती है। 1. Synthesis of mRNA. Transcription. यूकैरियोट्स में mRNA का सिंथेसिस RNA polymerase 2 द्वारा न्यूक्लियस में होता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में पूरी होती है। इनिशिएशन। RNA polymerase 2 तथा जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रमोटर रीजन से बाइंड करते हैं। प्रमोटर में सामान्यतः टाटा बॉक्स उपस्थित होता है। डीएनए डबल हेलिक्स लोकली अनवाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए उपलब्ध हो जाती है। बी. इलॉन्गेशन वृद्धि। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को 3A5 दिशा में पढ़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स AUGC जोड़कर आरएनए चेन को 5'3' स्क्वायर दिशा में बढ़ाता है। इस चरण में प्री एमआरएनए एचएनआरएनए का निर्माण होता है। सी. टर्मिनेशन समापन। पॉलीमरेज टर्मिनेशन सिग्नल तक पहुंचता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए डीएनए से अलग हो जाती है। इसके बाद प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग प्रारंभ होती है। 2. प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले प्री एमआरएनए में निम्न परिवर्तन होते हैं। 5 कैपिंग। एमआरएनए के 5' एंड पर 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप जुड़ती है। स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स हटाकर एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। पॉली ए टेल एडिशन। 3' एंड पर पॉली ए टेल जोड़ी जाती है। इन मॉडिफिकेशंस के बाद मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फंक्शंस ऑफ एमआरएनए। 1. जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। एमआरएनए डीएनए में स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक पहुंचाती है। टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए के कोडॉन्स अमीनो एसिड्स का क्रम निर्धारित करते हैं, जिससे सही पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। 3. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एमआरएनए की स्टेबिलिटी तथा लाइफ स्पैन यह निर्धारित करती है कि किसी प्रोटीन का सिंथेसिस कितना और कितनी देर तक होगा। 4. ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एक ही जीन से विभिन्न प्रोटीन आइसोफॉर्म्स बनने में सहायता करती है, जिससे प्रोटीन डाइवर्सिटी बढ़ती है।
कंक्लूजन, इस प्रकार mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रमुख वाहक मैसेंजर है। इसका सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन द्वारा तथा प्रोसेसिंग कैपिंग, स्प्लाइसिंग एवं पॉलीएडेनिलेशन द्वारा होती है। मैच्योर mRNA प्रोटीन सिंथेसिस का टेम्पलेट बनकर जीन एक्सप्रेशन तथा सेलुलर एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Marks. Write short notes on the following. A. Sigma factor. B. Attenuation. Euchromatin. D. Heterochromatin. Exon shuffling. A. Sigma factor. Sigma factor एक विशिष्ट बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज को सही प्रमोटर सीक्वेंस पहचानने तथा उससे बाइंड होने में सहायता करता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम में कोर एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी प्रदान करता है, जबकि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर की सीक्वेंस स्पेसिफिक रिकॉग्निशन करता है। ये प्रमोटर के -10 प्रिब्नो बॉक्स तथा -35 रीजन्स को पहचानता है। जब ट्रांसक्रिप्शन सफलतापूर्वक प्रारंभ हो जाती है तथा आरएनए चेन लगभग 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी हो जाती है, तब सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग डिसोसिएट हो जाता है और इलॉन्गेशन प्रोसेस जारी रहती है। विभिन्न प्रकार के सिग्मा फैक्टर्स जैसे हाउसकीपिंग जीन्स तथा साक्वाट हीट शॉक जीन्स बैक्टीरिया को एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अनुसार अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस करने में सहायता करते हैं। बी. अटेन्युएशन शेषकर ई कोलाइट और पीआरपी ऑपरॉन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो अमीनो एसिड्स की उपलब्धता के अनुसार ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं, इसलिए राइबोसोम की गति ये निर्धारित करती है कि ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगी या समाप्त हो जाएगी। यदि ट्रिप्टोफान पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तो राइबोसोम तेजी से आगे बढ़ता है और mRNA में टर्मिनेटर हेयरपिन लूप बन जाती है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाती है। यदि ट्रिप्टोफान की कमी हो तो राइबोसोम रुक जाता है और एंटी टर्मिनेटर लूप बनती है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन पूरी ऑपरॉन तक जारी रहती है। सी. यूक्रोमाटिन. यूक्रोमाटिन यूकैरियोटिक नकवाई पैक्ड क्रोमाटिन होता है। इसकी संरचना बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसी होती है, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर व्यवस्थित रहता है, लेकिन अत्यधिक कंडेंस्ड नहीं होता। इसकी ओपन कॉन्फ़िगरेशन के कारण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स तथा आरएनए पॉलीमरेज आसानी से डीएनए तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अधिकांश एक्टिव जीन्स यूक्रोमाटिन में पाए जाते हैं और यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन सक्रिय रूप से होती है। इंटरफेस के दौरान माइक्रोस्कोप में यह हल्का दिखाई देता है तथा एस फेज के प्रारंभिक भाग अर्ली एस फेज में इसकी रेप्लिकेशन होती है। हेट्रोक्रोमेटिन. हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का हाईली कंडेंस्ड तथा रूप है। इसमें न्यूक्लियोसोम्स बहुत सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिससे से ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी डीएनए तक नहीं पहुंच पाती। हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार का होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो हमेशा कंडेंस्ड रहता है, जैसे सेंट्रोमियर एवं टीलोमियर, तथा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो आवश्यकता के अनुसार कंडेंस्ड अथवा रिलैक्स्ड हो सकता है। यह माइक्रोस्कोप में गहरे रंग का दिखाई देता है तथा लेट एस फेज में रेप्लिकेट होता है। इसका मुख्य कार्य क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाए रखना तथा अनवांटेड डीएनए एवं ट्रांसपोजन्स को इनएक्टिव रखना है। डायग्राम. You can see the code in our conversation history. Exon shuffling. Exon shuffling एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा विभिन्न जीन और नए जीन्स तथा नए प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। चूंकि इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग तथा अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, इसलिए मायोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर सामान्यतः इंट्रॉन्स के भीतर होता है। परिणामस्वरूप फंक्शनल प्रोटीन डोमेन्स एक्सॉन्स एक जीन से दूसरे जीन में स्थानांतरित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा नए प्रोटीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इवोल्यूशन की गति बढ़ती है। एक्सॉन शफलिंग के कारण नए प्रोटीन्स बिना अनेक रैंडम म्यूटेशंस के भी विकसित हो सकते हैं, इसलिए इसे मॉड्यूलर इवोल्यूशन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। 8. 10 marks. Explain the mechanism of peptide bond formation during protein synthesis in eukaryotes. Image group peptide इमेज एंसलेशन का सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक केमिकल चरण है जो इलॉन्गेशन फेज के दौरान होता है। यूकैरियोट्स में यह प्रक्रिया एडीएस राइबोसोम की 60s लार्ज सब यूनिट द्वारा संपन्न होती है। इसमें mRNA, tRNA तथा राइबोसोमल RNA, rRNA मिलकर कार्य करते हैं।
प्रत्येक पेप्टाइड बॉन्ड बनने पर पॉलीपेप्टाइड चेन एक अमीनो एसिड से लंबी हो जाती है और अंततः फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण होता है। 1. राइबोसोमल एक्टिव साइट्स। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को समझने के लिए राइबोसोम के 3 फंक्शनल साइट्स को जानना आवश्यक है। ए साइट, अमीनो एसिल साइट। यहाँ अमीनो एसिल टीआरएनए चार्ज टीआरएनए अगले अमीनो एसिड को लेकर बाइंड करता है। पी साइट, पेप्टिडल साइट। यहाँ वह टीआरएनए उपस्थित रहता है जिसके साथ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती है। ई साइट, एग्जिट साइट। पेप्टाइड ट्रांसफर के बाद एम चार्ज टीआरएनए इस साइट पर पहुंचकर राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। 2. Step-by-step mechanism of peptide bond formation. A. Proper positioning. Elongation factor EEF1A की सहायता से चार्ज टीआरएनए ए साइट पर प्रवेश करता है। इसका एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। अब ए साइट का अमीनो एसिड तथा पी साइट की ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं। बी. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वास्तविक केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होती है। ए साइट अमीनो एसिड का NH2 अमीनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। यह पी साइट टीआरएनए से जुड़े पॉलीपेप चेन के एस्टर बॉन्ड पर अटैक करता है। परिणामस्वरूप नई पेप्टाइड बॉन्ड -CNH बनती है। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट टीआरएनए से ए साइट टीआरएनए पर ट्रांसफर हो जाती है। सी. राइबोजाइम कैटालिसिस। इस रिएक्शन का कैटलिस्ट कोई प्रोटीन नहीं बल्कि 60S राइबोसोमल सब यूनिट का 28S rRNA होता है। इसलिए राइबोसोम को राइबोजाइम कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के इस केमिकल स्टेप में सीधे एटीपी या जीटीपी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आरआरएनए सबस्ट्रेट्स को सही ओरिएंटेशन में रखकर रिएक्शन को संपन्न कराता है। रिजल्ट ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद निम्न परिवर्तन होते हैं। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ए साइट टीआरएनए पर ट्रांसफर हो जाती है। पी साइट का टीआरएनए डीएसिलेटेड अनचार्ज्ड हो जाता है। प्रोटीन चेन में एक नया अमीनो एसिड जुड़ जाता है। नई पेप्टाइड बॉन्ड बनने से पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई बढ़ जाती है। ट्रांसलोकेशन इलोंगेशन फैक्टर EF2 तथा जीटीपी फाइड्रोलिसिस की सहायता से राइबोसोम आरएनए पर एक कोडॉन आगे बढ़ता है। अ साइट का पी साइट में पहुंच जाता है। एमटीटी आरएनए ई साइट में जाकर राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। अब ए साइट पुनः अगले अमीनो एसिल टीआरएनए के लिए खाली हो जाती है तथा यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। कंक्लूजन। इस प्रकार यूकैरियोट्स में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ट्रांसलेशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह 60 राइबोसोमल सब यूनिट के टीआईएसआरआरएनए द्वारा कैटलाइज होता है। ए साइट, पी साइट तथा ई साइट की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन तथा ट्रांसलोकेशन के माध्यम से पॉलीपेप्टाइड चेन लगातार बढ़ती रहती है और अंततः फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण होता है। How question 9. 10 marks. What is DNA binding domain? Explain its functions using suitable examples. DNA binding domain DBD एक विशिष्ट, स्पेसिफिक तथा स्वतंत्र रूप से मुड़ने वाला प्रोटीन मोटिफ होता है जो किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या रेगुलेटरी प्रोटीन का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य डीएनए की किसी विशेष बेस सीक्वेंस को पहचानना तथा उससे बाइंड करना है। अधिकांश डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स डीएनए डबल हेलिक्स की मेजर ग्रूव में बाइंड करते हैं। क्योंकि मेजर ग्रूव में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एवं एक्सेप्टर्स अधिक उपलब्ध होते हैं, जिससे विभिन्न बेस पेयर्स की पहचान करना आसान हो जाता है। इस प्रकार डीबीडी जीन एक्सप्रेशन के नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंक्शंस ऑफ डीएनए बाई इक्वेंस रिकॉग्निशन। विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान। डीएनए बाइंडिंग डोमेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य डीएनए को खोले बिना उसकी स्पेसिफिक कंसेंसस सीक्वेंस या रिस्पॉन्स एलिमेंट को पहचानना है। इससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर केवल उसी जीन पर बाइंड करता है जिसके लिए वह बना है। यह जीन एक्सप्रेशन की स्पेसिफिसिटी बनाए रखता है और अनावश्यक जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। 2. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। डीएनए की संरचनात्मक स्थिरता बनाता है, तब वह डीएनए में बेंडिंग, लूपिंग अथवा कॉन्फर्मेशनल चेंजेस उत्पन्न कर सकता है। इससे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए अधिक एक्सेसिबल अथवा इनएक्सेसिबल बन जाता है। परिणामस्वरूप जीन एक्सप्रेशन का उचित रेगुलेशन संभव होता है। 3. Recruitment of co-activators and co-repressors. डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए पर प्रोटीस के बाद उसी प्रोटीन के अन्य डोमेन्स आरएनए पॉलीमरेज, को-एक्टिवेटर्स, को-रिप्रेसर्स तथा हिस्टोन मॉडिफाइंग प्रोटीन्स को रिक्रूट करते हैं। इससे जीन को आवश्यकता के अनुसार ऑन या ऑफ किया जाता है। Suitable examples of DNA binding domain motifs.
1. हीलिक्स टर्न हीलिक्स HTH। ये मोटिफ मुख्यतः प्रोकार पाया जाता है। इसमें दो आ हीलिसेस एक छोटे टर्न द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें से एक हीलिक्स मेजर ग्रूव में प्रवेश करके डीएनए सीक्वेंस को पहचानती है। एग्जाम्पल, लासी रिप्रेसर इकोलाई। ये HTH मोटिफ की सहायता से लैक ऑपरॉन के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होकर लैक्टोज की अनुपस्थिति में ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। 2. जिंक फिंगर मोटिफ। यह मोटिफ मुख्यतः यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में पाया जाता है। इसमें ज़ेरन क्वारमाइज आयन अल्फा हेलिक्स और बीटा शी फिंगर्स मिलकर डीएनए को मजबूती से बाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, TFIA यह फायस RNA जीन के इंटरनल प्रोमोटर से बाइंड होकर RNA polymerase 3 द्वारा ट्रांसक्रिप्शन में सहायता करता है। 3. ल्यूसीन जिपर IP। इसमें प्रत्येक 7वें अमीनो एसिड पर ल्यूसीन उपस्थित होता है। दो हेलिसेस आपस में जुड़कर डाइमर बनाती है। बेसिक रीजन डीएनए से बाइंड CT वेटर प्रोटीन 1। ये जन एवं फॉस प्रोटीन्स का डाइमर होता है तथा स्ट्रेस एवं ग्रोथ फैक्टर्स के प्रति सेल्यूलर रिस्पॉन्स में जीन्स को रेगुलेट करता है। होम्योडोमेन यह लगभग 60 अमीनो एसिड्स का अत्यधिक कंजर्व डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। यह संरचनात्मक रूप से हीलिक्स टर्न हीलिक्स मोटिफ के समान होता है। मुख्यतः डेवलपमेंटल जीन्स के रेगुलेशन में का प्रोटीन्स ये डेवलपिंग एम्ब्रियोज जैसे ड्रोसोफिला तथा ह्यूमंस में बॉडी प्लान एवं ऑर्गन पोजिशनिंग निर्धारित करते हैं। कंक्लूजन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को पहचान कर जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। हीलिक्स टर्न हीलिक्स, जिंक फिंगर, ल्यूसीन जिपर तथा होम्योडोमेन इसके प्रमुख यूकैरियोट्स दोनों में जीन्स के रेगुलेशन, डेवलपमेंट तथा सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Question 10. 10 marks. Differentiate between the following: independent termination, B, DNA replication and DNA transcription, C, alternative splicing and transplicing, D, negative and positive gene regulation, prokaryotic and eukaryotic transcription. Sha A, row dependent and row independent termination. Row dependent तथा row independent दोनों prokaryotic transcription termination की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म में अंतर होता है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रोर प्रोटीन आवश्यक होता है, जबकि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में किसी प्रोटीन फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती। रो डिपेंडेंट में रटसाइट सी-रिच G4 सीक्वेंस होती है, जबकि रो इंडिपेंडेंट में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तथा उसके बाद एडेनिन रिच सीक्वेंस होती है। रो प्रोटीन ATP की सहायता से RNA पोलिमरेज तक पहुंचकर RNA को अलग करता है, जबकि रो इंडिपेंडेंट में GC रिच हेयरपिन लूप बनती है और कमजोर AU बॉन्ड्स टूटने से ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाती है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ATP पर निर्भर होती है, जबकि रो इंडिपेंडेंट DNA सीक्वेंस पर निर्भर करती है। DNA रेप्लिकेशन एप्लीकेशन तथा DNA ट्रांसक्रिप्शन दोनों DNA पर आधारित प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। DNA रेप्लिकेशन का उद्देश्य पूरे जीनोम की कॉपी बनाना है, जबकि DNA ट्रांसक्रिप्शन का उद्देश्य किसी विशिष्ट जीन से RNA बनाना है। रेप्लिकेशन में DNA पोलिमरेज कार्य करता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में RNA पोलिमरेज कार्य करता है। रेप्लिकेशन में RNA प्राइमर आवश्यक होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। रेप्लिकेशन में DNA की दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड पढ़ी जाती है। रेप्लिकेशन का प्रोडक्ट डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसप्लाइसिंग दो संबंधित है, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में एक ही प्रीएम RNA के अलग अलग एक्सॉन्स को जोड़कर अनेक प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांसप्लाइसिंग में दो या अधिक अलग अलग प्रीएम RNA मॉलिक्यूल्स के एक्सॉन्स आपस में जुड़ते हैं। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से मल्टीपल प्रोटीन आइसोफॉर्म्स बनते हैं, जबकि ट्रांसप्लाइसिंग से काइमेरिक mRNA बनती है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हायर यूकैरियोट्स में सामान्य है, जबकि ट्रांसप्लाइसिंग मुख्यतः ट्राइपेनोसोम्स तथा C. elegans में पाई जाती है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोटियोमिक डाइवर्सिटी बढ़ाती है, जबकि ट्रांसप्लाइसिंग लीडर सीक्वेंस जोड़ने में सहायक होती है। टैब D, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में जीन्स की एक्सप्रेस
नेगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेसर प्रोटीन कार्य करता है, जबकि पॉजिटिव रेगुलेशन में एक्टिवेटर प्रोटीन कार्य करता है। नेगेटिव रेगुलेशन में प्रोटीन बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, जबकि पॉजिटिव रेगुलेशन में प्रोटीन बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है। नेगेटिव रेगुलेशन में जीन सामान्यतः ऑन रहता है जब तक रिप्रेसर बाइंड न करे। पॉजिटिव रेगुलेशन में जीन सामान्यतः ऑफ रहता है जब तक एक्टिवेटर बाइंड न करे। उदाहरण: नेगेटिव रेगुलेशन लैक ऑपरॉन, पॉजिटिव रेगुलेशन कैप CMP कॉम्प्लेक्स। ई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में स्थान एंजाइम्स तथा है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। प्रोकैरियोट्स में केवल एक RNA पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज 1, 2 एवं 3 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर आवश्यक होता है, जबकि यूकैरियोट्स में अनेक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स TFID, TFIB आदि कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक mRNA में प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, जबकि यूकैरियोटिक mRNA में 5' कैपिंग, पॉली ए टेल तथा स्प्लाइसिंग होती है। प्रोकैरियोटिक जीन्स सामान्यतः पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीन्स मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। Hot question 11, 10 marks. A. Define and describe promoter sequences found in prokaryotes. B. What is transcription bubble? Explain in detail the transcription bubble formation in E. coli. Shabdid. Promoter sequences in prokaryotes. Promoter DNA का एक विशेष स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो जीन के अपस्ट्रीम स्थित रहता है। यह RNA पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट का कार्य करता है तथा यह निर्धारित करता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहां से प्रारंभ होगा और DNA की कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में उपयोग होगी। ई कोलाई जैसे प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर में मुख्यतः निम्न कंसर्व्ड सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। #1 -den सीक्वेंस प्रिब्नोबॉक्स। यह ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट 1 से लगभग डेथ न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम स्थित होती है। इसका सामान्य कंसेंसस सीक्वेंस डाटा होता है। यह एडेनिन A तथा थाइमीन T से समृद्ध होती है। AT बेस पेयर्स में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण DNA आसानी से अनवाइंड हो जाता है। यही रीजन DNA मेल्टिंग तथा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। -35 सीक्वेंस। यह ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लगभग 35 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम स्थित होती है। इसका कंसेंसस सीक्वेंस TTG-ACA होता है। यह सिग्मा से फैक्टर द्वारा सबसे पहले पहचानी जाती है। RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम इसी रीजन पर बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करता है। स्पेसर रीजन -10 तथा -35 सीक्वेंस के बीच सामान्यतः 7m-1 बेस पेयर्स की दूरी होती है। यदि यह दूरी बदल जाए तो सिग्मा फैक्टर दोनों सीक्वेंसेस को सही प्रकार से नहीं पहचान पाता। परिणामस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी कम हो जाती है। 4. अप एलिमेंट। कुछ बहुत मजबूत प्रोमोटर्स, विशेषकर rRNA जीन्स में -35 रीजन के ऊपर UP एलिमेंट भी उपस्थित होता है। यह RNA पॉलीमरेज की A सब यूनिट के लिए अतिरिक्त बाइंडिंग साइट प्रदान करता है। इससे ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन एनस्क्रिप्शन बबल DNA डबल हेलिक्स का वह छोटा भाग, लगभग 12-15 बेस पेयर्स, जहां DNA की दोनों स्ट्रैंड्स अस्थायी रूप से अलग हो जाती हैं। इसी खुले हुए भाग में RNA पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़कर RNA का सिंथेसिस करता है। Formation of transcription bubble in E. coli. RNA polymerase holoenzyme cord and sigma factor promoter के -35 तथा -10 रीजन से बाइंड करता है। इस अवस्था में DNA अभी भी डबल स्ट्रैंडेड रहता है। 2. ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आइसोमराइजेशन। RNA polymerase में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। यह प्रिब्नोबॉक्स -10 रीजन पर DNA को मेल्ट करता है। AT बॉन्ड्स कमजोर होने के कारण DNA स्ट्रैंड्स अलग होकर ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाती हैं। इस अवस्था को ओपन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3. Initiation and DNA scrunching. RNA polymerase प्रारंभिक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना शुरू करता है। प्रारंभ में एंजाइम आगे नहीं बढ़ता, बल्कि डाउनस्ट्रीम DNA को अपनी ओर खींचता है। इस प्रक्रिया को DNA scrunching कहते हैं। इसमें ऊर्जा संग्रहित होती है। प्रोमोटर क्लियरेंस। जब RNA चेन लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी हो जाती है, तब सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। स्क्रंचिंग में संचित ऊर्जा RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर छोड़ने में सहायता करती है। इसके बाद एंजाइम इलॉन्गेशन चरण में प्रवेश कर जाता है
तथा ट्रांसक्रिप्शन सामान्य रूप से आगे बढ़ती है. How question 12. 10 marks. A. Explain the mechanism of DNA replication in prokaryotes. B. Discuss the role of DNA polymerases in prokaryotic DNA replication. Shabd. A. Mechanism of DNA replication in prokaryotes. DNA replication वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक DNA मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिकल प्रतिलिपि बनाता है. प्रोकैरियोट्स में DNA replication semi-conservative, bidirectional तथा semi-discontinuous होती है. E. कोली में यह प्रक्रिया origin of replication और इससे प्रारंभ होती है और निम्न चरणों में पूर्ण होती है. 1. Initiation आरंभ. Replication ओडिसी नामक विशेष DNA सीक्वेंस से शुरू होती है. DNA A प्रोटीन ओडिसी से होकर DNA डबल हेलिक्स को खोलना प्रारंभ करता है. Helicase DNA B हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़कर DNA स्ट्रैंड्स को अलग करती है. SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स खुली हुई स्ट्रैंड्स को पुनः जुड़ने से रोकते हैं. DNA gyrase topoisomerase 2 सुपर कॉइलिंग को कम करके रेप्लिकेशन को सुचारू बनाती है. प्राइमर फॉर्मेशन प्राइमेस G एक छोटा RNA प्राइमर बनाता है. DNA पॉलीमरेज से उपलब्ध से वक्त OH एंड पर ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है, इसलिए प्राइमर आवश्यक होता है. 3. Elongation वृद्धि. DNA पॉलीमरेज 3 नए DNA स्ट्रैंड का निर्माण 5-3 दिशा में करता है. लीडिंग स्ट्रैंड लगातार कंटिन्यूअस बनती है. लैगिंग स्ट्रैंड छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में बनती है. 4. Primer removal and joining. DNA polymerase 1 RNA प्राइमर्स को हटाकर उनकी जगह DNA न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है. DNA ligase सभी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जोड़कर कंटिन्यूअस DNA स्ट्रैंड बनाती है. 5. Termination समापन. रेप्लिकेशन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है और टर सीक्वेंसेस पर समाप्त होती है. टस प्रोटीन रेप्लिकेशन फोर्क्स को रोककर रेप्लिकेशन पूर्ण कराती है. अंत में दो समान DNA मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं. B. Role of DNA पोलाइकेशन. प्रोकैरियोट्स में विभिन्न DNA पॉलीमरेसेस अलग अलग कार्य करते हैं. प्रत्येक एंजाइम रेप्लिकेशन की शुद्धता एक्यूरेसी एवं DNA की इंटेग्रिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 1. DNA पॉलीमरेस अन RNA प्राइमर्स को हटाता है, उनकी जगह नए DNA न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है. 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी द्वारा प्राइमर रिमूवल करता है. DNA रिपेयर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 2. DNA पॉलीमरेस 2 मुख्यतः DNA रिपेयर में भाग लेता है, डैमेज DNA की मरम्मत करता है. रेप्लिकेशन स्ट्रेस के दौरान DNA सिंथेसिस में सहायता करता है. DNA पॉलीमरेस 3 यह प्रोकैरियोट्स का मुख्य रेप्लिकेटिव एंजाइम है. लीडिंग तथा लैगिंग दोनों स्ट्रैंड्स का अधिकांश DNA सिंथेसिस करता है. इसकी 3-5 प्रूफरीडिंग एक्टिविटी रेप्लिकेशन एरर्स को कम करती है. इसकी गति और एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है. 4. DNA ligase and other associated proteins. यद्यपि DNA ligase polymerase नहीं है, लेकिन यह ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में आवश्यक है. Helicase, primase, SSB प्रोटीन्स तथा gyrase DNA polymerase के साथ मिलकर रेप्लिकेशन फॉर्क को सक्रिय रखते हैं. Conclusion. प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन एक अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च शुद्धता वाली प्रक्रिया है. इसमें DNA पॉलीमरेज 3 मुख्य DNA सिंथेसिस करता है, DNA पॉलीमरेज 1 प्राइमर्स हटाकर गैप्स भरता है तथा DNA पॉलीमरेज 2 DNA रिपेयर में सहायता करता है. इन सभी एंजाइम्स के समन्वित कार्य से DNA की सटीक प्रतिलिपि बनती है. Question 13. 10 marks. What are 5's cap and poly A tail of mRNA? Mention their biological functions. यूकैरियोटिक सेल्स में प्री-mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलने से पहले कई महत्वपूर्ण पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से गुजरती है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 5's cap तथा 3K poly A tail. ये दोनों मॉडिफिकेशंस mRNA को मैच्योर mRNA बनाते हैं, जिससे वह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होकर ट्रांसलेशन में भाग ले सकती है. ये मॉडिफिकेशंस mRNA की स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट तथा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. 1. 5 cap. 5 cap mRNA के 5 पर जुड़ा हुआ एक मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड 7-methylguanosine M3G होता है. यह प्री-mRNA के प्रारंभिक ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद जुड़ जाता है. यह न्यूक्लियोटाइड mRNA से एक विशेष 5-5 ट्राइफॉस्फेट लिंकेज द्वारा जुड़ा रहता है, जो इसे सामान्य फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अलग बनाता है. बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डिग्रेडेशन. 5 कैप mRNA को 5 वार एक्सोन्यूक्लियसेस द्वारा होने वाले डिग्रेडेशन से बचाता है, जिससे mRNA अधिक समय तक सुरक्षित रहती है. राइबोसोम रिकग्निशन. ट्रांसलेशन इनिशिएशन के समय राइबोसोम सबसे पहले 5 विडिट्स कैप को पहचानता है,
और यहीं से mRNA की स्कैनिंग प्रारंभ होती है, जिससे सही स्टार्ट कोडॉन ए की पहचान होती है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट 5' कैप न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स द्वारा पहचाना जाता है और मैच्योर mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने में सहायता करता है। 2. पॉली ए टेल पॉली ए टेल mRNA के 3' एंड पर जुड़ी हुई लगभग 250 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला होती है। ये डीएनए द्वारा इनकोड नहीं होती, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा जोड़ी जाती है। ये जोड़ पॉलीएडेनिलेशन सिग्नल AAUA के बाद किया जाता है। हैश बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ पॉली ए टेल mRNA स्टैबी बायोलॉजिकल लाइफ बढ़ाती है। समय के साथ टेल धीरे धीरे छोटी होती जाती है और टेल समाप्त होने पर mRNA का डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाता है। Enhanced ट्रांसलेशन पॉली ए टेल 5 कैप के साथ इंटरैक्शन करके ट्रांसलेशन एफिशिएंसी बढ़ाती है। इससे राइबोसोम mRNA पर बार बार आसानी से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को अधिक प्रभावी बनाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन ये mRNA के 3' एंड को 3 एक्सोन्यूक्लियसेस द्वारा डिग्रेडेशन से बचाती है और ट्रांसक्रिप्ट की इंटेग्रिटी बनाए रखती है। कंक्लूजन इस प्रकार 5' कैप तथा पॉली ए टेल यूकैरियोटिक mRNA की दो अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं। 5 कैप mRNA को सुरक्षा, राइबोसोम रिकॉग्निशन तथा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट प्रदान करता है, जबकि पॉली ए टेल mRNA की स्टेबिलिटी, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी तथा 3 एंड की प्रोटेक्शन सुनिश्चित करती है। इन दोनों मॉडिफिकेशंस के बिना mRNA प्रभावी रूप से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकती। Describe riboswitches and their importance. उत्तर कम से कम समथ शब्द राइबोस्विच मैसेंजर आरएनए mRNA का एक रेगुलेटरी सेगमेंट होता है जो किसी स्मॉल मॉलिक्यूल लिगेंड से सीधे बाइंड होकर जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। अधिकांश जीन रेगुलेशन में प्रोटीन्स, एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन राइबोस्विचेस बिना किसी रेगुलेटरी प्रोटीन के स्वयं लिगेंड को पहचान कर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सामान्यतः mRNA के 5 अनट्रांसलेटेड रीजन 5 UTR में पाए जाते हैं और मेटाबोलाइट की उपलब्धता के अनुसार जीन एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ कर देते हैं। Importance of riboswitches 1. Evidence of the RNA world. Hypothesis. Riboswitches इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि प्रारंभिक जीवन में RNA केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वाहक नहीं था, बल्कि कैटालिटिक तथा रेगुलेटरी फंक्शंस भी करता था। इससे RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस को समर्थन मिलता है, जिसके अनुसार प्रोटीन्स के विकसित होने से पहले RNA ही प्रमुख बायोमॉलिक्यूल था। 2. Rapid and efficient gene regulation. राइबोस्विचेस किसी मेटाबोलाइट की मात्रा में परिवर्तन को सीधे पहचान लेते हैं। प्रोटीन रेगुलेटर बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, इसलिए सेल्स एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इससे एनर्जी तथा समय दोनों की बचत होती है। 3. टारगेट फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी. अधिकांश राइबोस्विचेस केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तथा मानव कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये नई एंटीबायोटिक्स विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण टारगेट हैं। यदि कोई ड्रग राइबोस्विच को एक्टिवेट या इनहिबिट कर दे, तो आवश्यक बैक्टीरियल जीन्स बंद हो सकते हैं और बैक्टीरिया की वृद्धि रुक सकती है। रोल इन सिंथेटिक बायोलॉजी. सिंथेटिक बायोलॉजी में इंजीनियर्ड राइबोस्विचेस को बायोसेंसर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इनकी सहायता से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स विकसित किए जाते हैं जो किसी विशेष केमिकल, पोल्यूटेंट या एक्सप्लोसिव की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी तथा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी इनका उपयोग बढ़ रहा है। HER 5. Regulation of metabolic pathways. Riboswitches अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स तथा कोएंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म से जुड़े जीन्स को नियंत्रित करते हैं। इससे सेल आवश्यकता अनुसार मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस करता है और संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है। कंक्लूजन. राइबोस्विचेस mRNA के ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं जो लिगैंड बाइंडिंग द्वारा बिना किसी प्रोटीन रेगुलेटर के जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। ये RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, तीव्र जीन रेगुलेशन, नई एंटीबायोटिक्स के विकास, सिंथेटिक बायोलॉजी तथा मेटाबॉलिक रेगुलेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी में राइबोस्विचेस का विशेष महत्व है। Question 15. A. What is RNA editing? Give its significance. B. Explain wobble hypothesis with suitable diagram and the method. A. RNA editing and its significance.
आरएनए एडिटिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन के बाद परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट, डिलीट या केमिकली मॉडिफाई किए जाते हैं, जिससे अंतिम एमआरएनए का सीक्वेंस डीएनए में उपस्थित मूल सीक्वेंस से अलग हो सकता है। यह प्रक्रिया जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करती है तथा एक ही जीन से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनने में सहायता करती है। मैकेनिज्म। आरएनए एडिटिंग मुख्यतः एंजाइम्स द्वारा संपन्न होती है। एडेनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए एंजाइम। एडेनोसिन ए को इनोसिन आई में परिवर्तित करता है, जिससे राइबोसोम ग्वानोसिन जी की तरह पड़ता है। एपोबैक एंजाइम साइटोसिन सी को यूरासिल यू में परिवर्तित करता है। इन परिवर्तनों के कारण एमआरएनए का कोडॉन बदल सकता है तथा बनने वाला प्रोटीन भी बदल सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग। प्रोटीन डाइवर्सिटी। एक ही जीन से विभिन्न टिश्यूज में अलग अलग प्रोटीन्स बन सकते हैं। उदाहरण एलिपोप्रोटीन बी, ApoB100 एवं ApoB48। करेक्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एडिटिंग डिफेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स को फंक्शनल बनाती है। रेगुलेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। A2I एडिटिंग नर्वस सिस्टम में आयन चैनल्स तथा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। आरएनए एडिटिंग प्रोटीन फंक्शन तथा सेल्यूलर अडेप्टेशन को प्रभावित करती है। वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोडॉन के तीसरे बेस तथा टीआरएनए एंटीकोडॉन के पहले बेस के बीच पेयरिंग पूर्णतः निश्चित नहीं होती। इस लचीले फ्लेक्सिबल पेयरिंग को वॉबल पेयरिंग कहा जाता है। इस कारण एक ही टीआरएनए अनेक सिनोनिमस कोडॉन्स को पहचान सकता है। इसलिए सेल को 61 कोडॉन्स पढ़ने के लिए 61 अलग अलग टीआरएनए की आवश्यकता नहीं होती। रूल्स ऑफ वॉबल पेयरिंग। यदि एंटीकोडॉन का पहला बेस जी हो तो यह एमआरएनए के सी या यू से पेयर कर सकता है। यदि एंटीकोडॉन का पहला बेस यू हो तो यह ए या जी से पेयर कर सकता है। यदि एंटीकोडॉन का पहला बेस इनोसिन आई हो तो यह यू, सी या ए से पेयर कर सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वॉबल हाइपोथेसिस। कम संख्या के टीआरएनए द्वारा सभी 61 कोडॉन्स का ट्रांसलेशन संभव होता है। साइलेंट म्यूटेशंस का प्रभाव कम हो जाता है। ट्रांसलेशन अधिक एफिशिएंट तथा तेज होती है। जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी को समझाने में सहायता मिलती है। Suitable diagram. You can see the code in our conversation history. Our conclusion. आरएनए एडिटिंग एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को संशोधित करके प्रोटीन डाइवर्सिटी तथा जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं वॉबल हाइपोथेसिस ये स्पष्ट करती है कि सीमित संख्या के टीआरएनए मॉलिक्यूल सभी कोडॉन्स को पहचान सकते हैं, जिससे ट्रांसलेशन अधिक प्रभावी एवं सटीक बनती है।